हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है। डिफ़िकल्ट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हमें सारे कवर करने हैं, है ना। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं, प्लस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा है। हर एक टॉपिक के बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, इसलिए ये चैप्टर को समराइज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग अपनी क्लासेस के अंदर इसके अंदर हमें यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है कि कैसे हम इस चैप्टर को करें, प्लस कैसे इस चैप्टर को समराइज़ करें, है ना। इम्पॉर्टेंट है समराइज़ करना, एक दूसरे पॉइंट्स में लिंक बिठाना और हमें क्वेश्चन सॉल्व करना। तो सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है। ये चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप के अंदर। क्यों? बिकॉज इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होती है और पार्टनरशिप में अकाउंटिंग किस चीज़ की होती है और कैसे कैसे होती है। तो यहाँ पर दो पार्टनर्स हैं, ए और बी, है ना। ए और बी, दो पार्टनर्स ए और बी, उन्होंने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म खोली। पार्टनरशिप फर्म अगर दो पार्टनर्स मिलकर खोलते हैं तो सबसे पहली बात, हमारे पास कुछ एसेंशियल पॉइंट्स हैं। हाँ जी बेटा, हमारे पास कुछ एसेंशियल पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं पार्टनरशिप फर्म ओपन करते टाइम। पहला पॉइंट है हमारे पास, पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 और मोर पर्सन होने चाहिए। ठीक है, कम से कम 2 और ज़्यादा कितने बेटा? कितने ज़्यादा? कितने? 50। ये हमारे पास मैक्सिमम लिमिट है और पिछले कुछ टाइम से ये मैक्सिमम लिमिट किसने बताई है हमें, उसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। CUET के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था हमारे पास जहाँ पर हमें ये बताना था कि ये 50 जो मैक्सिमम लिमिट है वो कौन से एक्ट ने बताई है। तो हमारे पास अलग अलग पॉइंट्स थे। फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, इंडियन हिंदू एक्ट, या दूसरी कोई भी एक्ट हम मान लें, ट्रस्ट एक्ट मान लो। 4 हमें अलग अलग टाइप के एक्ट गिवन है। तो आपके हिसाब से हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, 50 मेंबर्स की लिमिट कौन प्रोवाइड करेगा? पार्टनरशिप एक्ट ही करना है। लेकिन ये आंसर गलत है। ये 50 मेंबर्स की लिमिट हमें कौन प्रोवाइड करता है? कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पर। रूल नंबर 10 of the company's rule of the company's miscellaneous rules. Miscellaneous rules 2014, रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। और ये कौन से एक्ट का पार्ट है? कंपनीज एक्ट 2013। ध्यान रहेगा, कंपनीज एक्ट 2013 में हर साल देखो कुछ रूल्स आते हैं, कुछ अमेंडमेंट होती है। तो 2014 में कुछ मिसलेनियस रूल्स आए थे कंपनीज के, उसके अंदर लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? 50। बात क्लियर है बेटा? कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? क्लियर तो नहीं? पक्का? चलिए, अब हम पर्सन की बात करें तो भाई पर्सन जो है वो हमारा अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। ठीक है, पर्सन जो हम पार्टनर बनाएंगे, जिस पर्सन को हम लोग पार्टनर बनाएंगे, जो पार्टनरशिप फर्म में आएगा, वो हमारा एक तो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए और दूसरा, पहला बेटा अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, दूसरा डिसक्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। डिसक्वालीफाइड बाय एनी लॉ,
ठीक है, किसी भी लॉ में वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। पहला, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, दूसरा डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए बाय एनी लॉ। डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं भाई, ये चैप्टर है ना, तो इसलिए ये जो क्लास है इसमें आना बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल के लिए। अगर फंडामेंटल आपको नहीं आता तो मैं यहाँ पे थ्योरी के कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं उनको भी यहाँ पे डील करेंगे, उसको भी समझेंगे। क्लियर? दोबारा सुन लो, 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स या 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन पार्टनरशिप फॉर्म में आ सकते हैं। 2 से कम नहीं होने चाहिए और 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इंसान की बात करें तो वो इंसान कौन से नहीं होने चाहिए? अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए और डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ भी नहीं होना चाहिए। 50 मेंबर की लिमिट किसने बताई है हमें? कंपनीज एक्ट 2013 ने बताई है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल मिसलेनियस रूल्स 2014 में हमें यहाँ पे गिवन है कि मेंबर्स कितने होने चाहिए, यानी पार्टिसिपेट होने चाहिए मैक्सिमम 50। अब अगर हम बात कर रहे हैं यार इंसान की, तो क्या ऐसा हो सकता है यहाँ पर ध्यान देना, माइनर क्या पार्टनर बन सकता है? माइनर बेटा क्या माइनर हमारा पार्टनर बन सकता है? माइनर पार्टनर बिल्कुल बन सकता है, कैन बी अ पार्टनर। ठीक है, कैन बी अ पार्टनर, लेकिन माइनर जो होगा, पहला पॉइंट तो ये है माइनर के लिए, सिर्फ प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट करेगा। वो जो भी प्रॉफिट होगा वो मिलेगा उसको। अगर कोई लॉस होता है तो वो माइनर, हाँ जी, शेयर नहीं करेगा। प्रॉफिट तो शेयर करेगा, प्रॉफिट तो मिलेगा माइनर को, लेकिन अगर फर्म में कोई लॉस होता है तो माइनर से वो लॉस को लिया नहीं जाएगा। ठीक है, जब माइनर 18 साल 18 इयर्स की एज अटेन कर लेगा तो उसके पास 6 महीने का टाइम होगा। 6 महीने के अंदर अंदर विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर अंदर उसको अपना कंसेंट बताना है कि वो आगे पार्टनर रहेगा या नहीं। ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर उसको अपना कंसेंट बताना है कि उसको आगे पार्टनर रहना है या नहीं। अगर उसने कंसेंट नहीं बताया तो हम मान लेंगे कि वो हमारा पार्टनर बन गया है। ठीक है, नहीं समझ में आई बात? माइनर पार्टनर बन सकता है, सिर्फ प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करेगा, लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। दूसरी बात ये, जब वो 18 साल की उम्र अटेन कर लेगा, पहुंच जाएगा 18 साल की उम्र में, तो उसके बाद 18 साल क्रॉस करने के बाद 6 महीने का टाइम मिलेगा। 18 साल पूरे होने के बाद कितने महीने टाइम मिलेगा? 6 महीने। 6 महीने के अंदर अंदर उसके पास राइट है कि वो बताए हमें कि वो आगे पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करना चाहता है या नहीं करना चाहता। और अगर उसने नहीं बताया तो हम लोग क्या करेंगे? उसको पार्टनर मान लेंगे। क्लियर? यहां तक कोई डाउट है किसी को? पक्की बात? बेटा यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है हमें, बनाएंगे क्यों या नहीं, बनाएंगे क्यों या नहीं, वो तो अलग अलग इंसान की अलग अलग सोच है। ठीक है, अगर कोई एक इंसान है जैसे कि अनुभव सिन्हा, सुना है आपने? अनुभव मिश्रा, क्या नाम है? मिश्रा सिन्हा, मिश्रा है मेरे ख्याल से, जो आजकल छोटे बाबा बने हुए हैं। अरोड़ा है, अनुभव अरोड़ा है ना, तो आजकल छोटे बाबा बने हुए हैं वो। तो भैया वो 18 साल से कम के है ना, तो कोई एक पार्टनरशिप फर्म खुली, उन्होंने सोचा कि मैं इसको पार्टनर बना लेंगे और इसके तो फेमस हो रहे तो क्या पता हम भी फेमस हो जाए। फिर अब मैं क्यों बनाए? या हमारे पास ऑप्शन है कि हम माइनर को पार्टनर बना सकते हैं। तो अगर वो पार्टनरशिप फर्म चाहे तो अनुभव अरोड़ा को पार्टनर बना सकते हैं। समझे बात?
कि जिससे उसका जो फेम है वो पार्टनरशिप फर्म को मिल जाए और वो फायदे में हो। भाई यहां तक कोई डाउट? क्लियर है पॉइंट? देखो एक तो मैंने ये एसेंशियल पॉइंट बताया आपको। हमारे पास सेकंड एसेंशियल पॉइंट है एग्रीमेंट का। किसका बेटा? एग्रीमेंट का। एग्रीमेंट होना इज मैंडेटरी। पार्टनरशिप फॉर्म में एग्रीमेंट होना क्या है बेटा? मैंडेटरी, चाहे वो रिटर्न में हो चाहे वो ओरल में। ओरल में भी हो सकता है और रिटर्न में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? बट एग्रीमेंट होना क्या है बेटा? कंपल्सरी है। थर्ड, पार्टनरशिप अगर फर्म खुल रही है तो उनको बिजनेस करना पड़ेगा, वो भी एक लॉफुल बिजनेस। कौन सा बेटा बिजनेस? लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस समझ में आया बेटा? साहसी मत बन जाओ। साहसी ना, साहसी क्या होता है? जो इलीगल एल्कोहल बेचते हैं या फिर जो ड्रग्स वगैरह है वो मत डील करो उसमें, कि बाहर गए और ड्रग्स लेके आ गए यहाँ बेचेंगे। बिजनेस कर रहे हैं हम तो बेटा, वो लॉफुल नहीं है, है ना? वो इलीगल बिजनेस हुआ। क्या है बेटा? इलीगल बिजनेस। बात क्लियर हर्ष? हथियार वगैरह नहीं बेचने बेटा। कोई आगे शिवम तुम दोनों हथियार बेचने लग जाओ और गोलियां मांग रहे हो सिमर से। फोर्थ भाई, फोर्थ, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होनी चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, जितने भी पार्टनर होंगे वो एजेंट भी होंगे और प्रिंसिपल भी होंगे। एजेंट भी होंगे और प्रिंसिपल भी होंगे। एजेंट और प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ? हाँ जी, एजेंट और प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ? एजेंट जो काम कर रहा है और उसके काम का इफेक्ट बाकी सब पार्टनर्स पे भी पड़ेगा, बाउंड, है ना? और प्रिंसिपल कौन हुआ? जो काम नहीं कर रहा लेकिन बाकी जो लोग काम कर रहे हैं उनका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? प्रिंसिपल पे पड़ रहा है। तो हर एक पार्टनर प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। बात क्लियर? इसकी वजह से जो लाइन है वो क्या है? बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल। बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल, या सारे के सारे बिजनेस को संभाल रहे हैं, जितने पार्टनर्स हैं सारे ही बिजनेस को संभाल रहे हैं, या फिर और एनी ऑफ द पार्टनर, एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि उनमें से जितने पार्टनर्स, उनमें से कुछ पार्टनर्स या कोई एक पार्टनर बिजनेस कर रहा है और उसके बिजनेस करने से जो भी इंपैक्ट आएगा वो सभी पार्टनर्स को झेलना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे किसी को? क्लियर है पॉइंट? चलिए, तो ये तो हमारा कुछ थ्योरी डिस्कशन हुआ, समझ में आ गया आप लोगों को सबको? अब यहां पर हम लोग अलग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जाते हैं। वो क्या है कि यार अगर दो पार्टनर्स है, दोनों पार्टनर्स के बीच में एक रिटन एग्रीमेंट हुआ। क्या हुआ? एक, और रिटन एग्रीमेंट के होने के बाद अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट आ जाता है, कोई लड़ाई हो जाती है, तो उस लड़ाई को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक एग्रीमेंट तो है। क्या है? एक एग्रीमेंट रिटन जो लिखा हुआ है। लेकिन यार चार दोस्त हैं बचपन के, उन्होंने कहा कि भैया हम तो क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। तो चारों दोस्तों ने मिलकर अपना एक दिन बैठे, चारों दोस्त, है ना, और चारों दोस्त बैठने के बाद बातें करी कि यार ऐसे ऐसे हम बिजनेस करेंगे, तो ये कर लियो, मैं ये कर लूँगा, वो ये कर लेगा, वो ये कर लेगा, इतने इतने पैसे लगा लेंगे और इतना इतना प्रॉफिट मिल जाएगा।
ओरली बात हुई और बिजनेस करना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन बिजनेस के अंदर अगर पार्टनरशिप है तो लड़ाई भी है, जरूर लड़ाई है, होगी लड़ाई, कहीं ना कहीं बाद में जाकर डिस्प्यूट तो होने ही होने हैं। तो अगर ओरल एग्रीमेंट है और डिस्प्यूट है तो उस केस में पार्टनर्स जो है वो किसकी हेल्प लेंगे? कोर्ट की। किसकी हेल्प लेंगे? कोर्ट की। कोर्ट किसकी हेल्प लेता है? लॉ की, कानून की हेल्प लेता है ना कोर्ट। जो एक्ट है हमारे अलग अलग बने हुए हैं उनकी हेल्प लेता है। एक्ट में जो लिखा होता है वही कोर्ट उस हिसाब से चलता है। बात क्लियर? तो कोर्ट ने हेल्प किसके लिए? एक्ट के लिए, लॉ के लिए। और कौन सा लॉ की बात कर रहे हैं हम लोग? पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है कि अगर पार्टनरशिप डीड यानी कि एग्रीमेंट हमारा साइलेंट है, साइलेंट मतलब ओरल है बेटा, क्या है? ओरल। तो और डिस्प्यूट हो गया, और क्या हो गया? डिस्प्यूट। तो पार्टनर्स को ये 5 चीजें माननी पड़ेंगी। पहली चीज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पहले चाहे कितनी भी हो अब हो जाएगी इक्वल। क्या हो जाएगी? इक्वल। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो इक्वल बटेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पहले फर्म पार्टनर को देती थी, अगर डिस्प्यूट से पहले अगर फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती थी, वो अब से नहीं मिलेगा। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, नॉट प्रोवाइडेड। बात क्लियर? तीसरा, सैलरी या कमीशन अगर किसी पार्टनर को पहले मिला करता था फर्म से, तो वो अब से नहीं मिलेगा। तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक्सपेंस है, सैलरी कमीशन भी हमारे लिए क्या है? हम क्या पार्टनरशिप के बिजनेस कर रहे हैं, मतलब अकाउंट्स लिख रहे हैं, या फिर हम लोग पार्टनर्स के अकाउंट्स लिख रहे हैं? पार्टनरशिप के। किसके लिख रहे हैं? तो हमें पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म देती है किसको? पार्टनर्स को। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। ऐसी सैलरी कमीशन पार्टनरशिप फर्म किसको देती है? अपने पार्टनर को देती है। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है? ये एक्सपेंस है। इंटरेस्ट कैपिटल समझ में आता है ना? पार्टनर ने जो भी कैपिटल लगाई है फर्म में, उस पर उनको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमारे लिए एक्सपेंस है। हम कौन है? पार्टनरशिप फर्म। ऐसे ही अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम कर रहा है या एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है तो उसको सैलरी मिलेगी। क्या मिलेगी उसको? सैलरी। तो वो भी हमारे लिए क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ, हम देंगे ना। या फिर अगर कोई पार्टनर सेल्स लेकर आ रहा है, कस्टमर्स लेकर आ रहा है, सेल्स बढ़ा रहा है, तो उसको क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। क्या मिलेगा? कमीशन। तो इसलिए हमारे लिए वो भी क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ। फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर कोई पार्टनर पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालता है, कहां से? प्रॉफिट में से। अब यहाँ पे मैं डिटेल में समझाऊंगा आगे आने वाली क्लासेस के अंदर कि ड्राइंग्स हमारी 2 टाइप की होती है। एक तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और एक ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर पार्टनर ने अपनी ही कैपिटल में से पैसे निकाले, जो उसने कैपिटल इन्वेस्ट करी थी ना, उसमें से अगर पैसे निकाले, तो उस पैसे पे, उस ड्राइंग्स पे फर्म इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसके पैसे नहीं है, वो फर्म के पैसे नहीं है। लेकिन अगर पार्टनर ने बोला कि भाई इस साल मेरा प्रॉफिट हुआ है वो 1 लाख रुपए का हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है? उसमें से 20,000 रुपए मैं निकाल रहा हूं, तो वो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? ड्राइंग्स अगेंस्ट। उस ड्राइंग्स पे फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, बट ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्की बात। तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म अगर पहले चार्ज कर रही थी, तो डिस्प्यूट होने के बाद वो भी चार्ज नहीं करेगी। तो फर्म के लिए इनकम है, फर्म के लिए क्या बेटा? ये इनकम। कोई डाउट? 5th पॉइंट, लास्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कोई भी पार्टनर कैपिटल के साथ साथ लोन भी देता है, क्या देता है बेटा? लोन। तो उस लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को, बिकॉज पार्टनर जो है उतने अमाउंट के लिए जितना अमाउंट उसने एज अ लोन दिया था, वो आउटसाइडर बन जाता है। क्या बन जाता है? आउटसाइडर। और आउटसाइडर का जो भी खर्चा होगा वो तो भैया फर्म को देना पड़ेगा ना। अगर सैलरी हमें देनी है अपने किसी एम्प्लॉय को और सैलरी देनी है अपने पार्टनर को, तो हमें प्रायोरिटी किसको देनी पड़ेगी? एम्प्लॉय वाली सैलरी को पहले प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। पार्टनर वाली सैलरी तो पैसा बचेगा दे देंगे, नहीं बचेगा तो नहीं देंगे। आगे आएगा पॉइंट, याद है क्या?
सोचो सोचो क्या था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, याद है? अगर हमारे पास प्रॉफिट कम होता है और एक्सपेंस ज़्यादा है तो क्या करें, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाकर, है ना। अगर हमारे पास प्रॉफिट कम है, नेट प्रॉफिट कम है, बट एक्सपेंसेस जो है वो मेरे क्या है, ज़्यादा। कौन से एक्सपेंसेस? पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंसेस, वो ज़्यादा हैं और प्रॉफिट क्या है, कम। तो मैं क्या करूं, कुछ भी गिवन नहीं है तो क्या मानेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। नहीं, कुछ भी गिवन नहीं तो क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या मानेंगे? तो जितना प्रॉफिट है उसको ही हम उस एक्सपेंस के रेशियो में बांट देंगे। बट स्पेसिफिकली लिखा है कि भाई हमें अपने पार्टनर एक्सपेंसेस को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करना है। क्या ट्रीट करना है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो हमें उतना एक्सपेंस बियर करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, चाहे मेरे को लॉस क्यों ना दिखाना पड़े। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये कॉन्सेप्ट हमारा काम नहीं करता कहां पर, अगर हमें आउटसाइडर वाला एक्सपेंस आता है। कौन सा एक्सपेंस आता है? आउटसाइडर वाला। उनको देना ही है यार, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है मेरा, वो सारे एक्सपेंस क्या है मेरे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सैलरी टू एम्प्लॉय, कमीशन टू एजेंट, है ना, वेजेस, कैरेज, फ्रेट, कार्टेज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, जितने भी एक्सपेंसेस अगर फर्म में होते हैं जो हमें किसी बाहर वाले को देने हैं, तो वो हमेशा सारे एक्सपेंस कौन से होते हैं हमारे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। वो एक्सपेंसेस को मुझे बियर करना पड़ेगा चाहे मेरे पास प्रॉफिट है या नहीं है। बात क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर रहे हैं हम लोग, और वो लोन किसने दिया है, पार्टनर ने। किसने दिया है? वो पार्टनर ने। तो अगर पार्टनर ने लोन दिया है हमें, तो वो पार्टनर उस अमाउंट के लिए, जितना उसने अमाउंट का लोन दिया है हमें, उतने अमाउंट के लिए वो क्या बन जाएगा, आउटसाइडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आउटसाइडर। और उसको एक फिक्स परसेंटेज 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। डिस्प्यूट के बाद, डिस्प्यूट से पहले अगर 10% मिल रहा था या 5% मिल रहा था, बट डिस्प्यूट के बाद कितना मिलेगा, 6%। कोई दिक्कत? क्लियर है पॉइंट? अभी तक हमने क्या पढ़ा? पहला ये पढ़ा कि पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होती है, मिनिमम कितने पार्टनर चाहिए, कितने लोग चाहिए, 2, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, किसने बताया, कंपनीज एक्ट 2013, वो भी कौन से रूल में, 10, मिसलेनियस रूल 2014। पर्सन कौन से नहीं होने चाहिए, अनसाउंड माइंड, पागल, अनसाउंड माइंड। दूसरा, डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। बात क्लियर? यहां तक कोई डाउट? क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? हाँ, प्रॉफिट में ही शेयर मिलेगा, लॉस में शेयर देने की जरूरत नहीं है। क्लियर? और जब 18 साल की उम्र अटेन कर लेगा माइनर, तो उसको 6 महीने का क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा अपनी कंसेंट देने के लिए कि आगे वो पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन करना चाहता है या कंटिन्यू करना चाहता है कि नहीं। क्लियर? दूसरा, एग्रीमेंट होना जरूरी है, बिल्कुल है, मैंडेटरी है, चाहे वो रिटर्न हो चाहे ओरल, कोई दिक्कत तो नहीं। थर्ड, बिजनेस करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। कौन सा बिजनेस? लॉफुल बिजनेस। ठीक है। फोर्थ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होनी चाहिए। और लास्ट, हर एक पार्टनर क्या होगा, एजेंट भी होगा, प्रिंसिपल भी होगा। यानी हर एक पार्टनर जो है काम करेगा भी और यहाँ पे करवा सकता भी, कर भी सकता है और करवा भी सकता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है पॉइंट? ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि अगर पार्टनरशिप डीड हमारी साइलेंट है, यानी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमारा ओरल है और डिस्प्यूट हो जाएगा, तो हमें 5 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी या 5 चीज़ों को हमें मानना पड़ेगा। पहला, पीएसआर क्या होना चाहिए, इक्वल। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज प्रोवाइड नहीं होगा, चार्ज नहीं बेटा, प्रोवाइड नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करेंगे, सैलरी और कमीशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं करेंगे। इंटरेस्ट लोन देंगे क्या, प्रोवाइड करेंगे, हाँ, कितना परसेंट, 6% पर। कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब अकाउंटिंग कैसे होती है जरा ध्यान देंगे सामने। पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग, सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन आएगी क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में, फिर लेजर में पोस्ट करेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, उसके बाद ट्रेडिंग बनाएंगे और क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर क्या बनाते थे लास्ट में, बैलेंस शीट। 11th क्लास तक यहां पढ़ा हमने। तो जर्नल से लेकर प्रॉफिट लॉस अकाउंट तक हमें पार्टनरशिप में नहीं करना है ना, वो हम 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। प्रॉफिट लॉस के बाद हमारे पास यहां पर
3 चीजें एक्स्ट्रा बनेंगी, मतलब प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट के बीच में 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आ गए। एक तो आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों बनाते हैं? क्योंकि यहां पर अब एक ही ओनर नहीं है, एक से ज्यादा ओनर है और उन ओनर्स को हमें प्रॉफिट बांटना है। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम उन पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको दिखाएंगे, या कितना कितना प्रॉफिट हमें देना है वो हम कहां शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर? उसके बाद क्या बनाएंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या होगा? हमें यहां पे क्लोजिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी कि हर एक पार्टनर की कितनी कैपिटल बची है, और लास्ट में क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस क्या है? प्रॉफिट लॉस में वो एक्सपेंसेस आते हैं जो हमारे रिलेट करते हैं आउटसाइडर को। किसको बेटा? अगर मुझे सैलरी देनी है अपने एम्प्लॉय को, वो कहां पे देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। कहां शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर कौन से एक्सपेंस आते हैं? जो हमें अपने पार्टनर्स को देने होते हैं। बात क्लियर? तो अगर हमें सैलरी देनी है अपने पार्टनर को, तो वो हम कहां पे देंगे? कहां पे शो करेंगे? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है पॉइंट सभी को? पक्की बात? चलिए नेक्स्ट है बेटा, ये हमारा फॉर्मेट है भाई। प्रॉफिट लॉस तो पता ही है हमें अब क्या देखना है? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। सबसे पहली बात, अगर हमारे पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा? तो वो यहां पे हम क्रेडिट साइड लिख देंगे, वो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर अगर हमें नेट लॉस गिवन है तो वो यहां लिख देंगे डेबिट साइड में, वो भी हमें गिवन होगा। क्या नेट प्रॉफिट नेट लॉस दोनों साथ हो सकते हैं? दोनों में से कोई एक ही होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब हमारे पास अभी हम पढ़ के आए कौन कौन से एक्सपेंस है। पहला कौन सा था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट कर देंगे। दूसरा कौन सा था? सैलरी, डेबिट कर दिया। तीसरा कौन सा था? कमीशन, डेबिट कर दिया। इनकम हमने एक देखी थी, कौन सी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्या कर दिया बेटा? क्रेडिट। भाई तो पता है ना, एक्सपेंस डेबिट होता है, इनकम क्या होती है? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्की बात है? एक पॉइंट और है लास्ट का, उसे बोलते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व क्या होता है ये बताओ? ट्रांसफर टू रिजर्व क्या होता है? ट्रांसफर टू रिजर्व, हमें प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज ट्रांसफर करना होता है। कहां पर? रिजर्व में, है ना? तो वो हम कब करेंगे यार? जब सारे के सारे एक्सपेंसेस, चाहे आउटसाइडर वाले हो चाहे पार्टनर वाले हो, सारे एक्सपेंसेस जब माइनस हो जाएंगे और उसके बाद प्रॉफिट बचेगा, तो हम लोग उस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज जो होगा वो रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व का पॉइंट आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में पढ़ा था लास्ट ईयर 11th क्लास में। कहाँ पढ़ा था? 11th क्लास में आपने पढ़ा था प्रॉफिट लॉस अकाउंट का पॉइंट। यहां पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व का पॉइंट जो है वो प्रॉफिट लॉस की जगह शिफ्ट कहां पे हो गया? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में। क्यों हो गया? इसका रीजन क्या है? क्योंकि ट्रांसफर टू रिजर्व हमेशा लास्ट में आता है। कहां पे आता है? लास्ट में। ठीक है? ट्रांसफर टू रिजर्व माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो हम ओनर का प्रॉफिट मानेंगे। बात क्लियर? यानी कि जितने एक्सपेंसेस हैं हमारे पास बिजनेस के अंदर, या जितनी हमारे पास रेवेन्यू हो रहा है, वो सबको एडलेस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो ओनर का प्रॉफिट माना जाता है। लेकिन अगर हम चाहें तो उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट माइनस करके अलग से रिजर्व बना सकते हैं, जो हमें आगे आने वाले एक्सपेंसेस में काम आएगा। पार्टनरशिप तो ये बनाती है रिजर्व। पार्टनरशिप क्या बनाती है? रिजर्व बनाती है। हालांकि कंपनीज भी रिजर्व बनाती हैं, है ना, बट कंपनी लास्ट में आकर उसको हम लोग रिटेन्ड अर्निंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद है रिटेन अर्निंग? जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जितना पैसा बचता है उसमें से कुछ परसेंटेज हम चाहें, कंपनी चाहें तो वो अलग से उठाकर रख सकती है आगे आने वाले खर्चों के लिए या एक्सपेंशन के लिए, है ना। उसे हम क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स।
तो कंपनी बेसिकली उसको रिटेन अर्निंग बोलती है, बट रिटेन अर्निंग ट्रांसफर टू रिजर्व ही होता है। क्या होता है? ट्रांसफर टू रिजर्व। भाई कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? पक्की बात? चलिए एक क्वेश्चन है हमारे सामने, वो देखेंगे। फिर हमें देखो इस चैप्टर में मैं आपको डिफिकल्टी बता रहा था, क्या क्या डिफिकल्टी है। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि हमें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ना है ना। इस अकाउंट के अंदर अभी जितने पॉइंट्स हमने देखे ना, उन सब पॉइंट्स में डिटेल डिस्कशन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालें, सैलरी कमीशन कैसे निकालें, सब में क्या है बेटा हमारे पास डिटेल डिस्कशंस हैं, उनके ऊपर अलग अलग क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में ही कि इस चैप्टर में बहुत अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उन पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, बट क्वेश्चन भी सिमिलर नहीं है, वैरायटी है क्वेश्चंस के अंदर भी। क्वेश्चन के अंदर भी क्या है बेटा? वैरायटी। ठीक है, बात क्लियर? समझ में आई बात? एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसका। अपने पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ए और बी पार्टनर है, 3:2 रेशो है इनकी, पीएसआर कितना? 3:2। इन्होंने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है 1 अप्रैल 2024 को, यानी कि मेरी ओपनिंग कैपिटल हुई, वो कितनी है? ए की 1 लाख, बी की 50,000। ए जो है वो रिसीव करेगा कमीशन 2%, वो भी किसका? टर्नओवर यानी कि सेल का। बी जो है उसको सैलरी मिलेगी 500 रुपये पर मंथ, हर महीने की 500 रुपये सैलरी मिलेगी बी को। ए को कमीशन मिलेगा, बी को सैलरी मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% हमें देना पड़ेगा पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए का 800 रुपये हमें गिवन है ऑलरेडी, बी का कितना गिवन है? 200। और नेट प्रॉफिट जो है 31 मार्च 2025 का, वो हमें गिवन है 52,000, ऑलरेडी गिवन है। हमें क्या करना है? टर्नओवर हमें कितनी गिवन है? 1 लाख। हमें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो हमने यहां पर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों ने यहां पे क्या करा? नेट प्रॉफिट लिखा कितना? 52,000, 52,000 रुपये का नेट प्रॉफिट लिख दिया। उसके बाद अपने पास जो जो एक्सपेंसेस है वो डालेंगे। पहला एक्सपेंस क्या था हमारा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें गिवन थी 1 लाख रुपए और 50,000 रुपये। इसका 10% इंटरेस्ट निकाला, कितना आ गया? 10,000 और 5,000। जैसे मैंने करा वैसे ही करना है, एकदम अंदर लिखना है, और टोटल जो होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वो बाहर लिखना है 15,000। ठीक है। ऐसे ही बी की सैलरी कितनी थी? 500 रुपये पर मंथ, मल्टीप्लाई 12 करना पड़ेगा, कितना आएगा? 6,000। ए का कमीशन कितना था? 2% था। 2% किसका? टर्नओवर का। टर्नओवर हमें गिवन है 1 लाख रुपए, 1 लाख का 2% कितना हुआ? 2,000। टर्नओवर पता ना क्या होती है? सेल। क्या होती है बेटा? सेल। कोई डाउट तो नहीं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम है, क्रेडिट करेंगे उसको हम लोग। ए का कितना है? 800, बी का कितना है? 200। टोटल कितना आ गया? 1000। कोई डाउट? पक्की बात? तो हमारे पास 52,000 प्लस 1,000 कितना आया? 53,000 हमारा टोटल अमाउंट है। 53 में से 15 प्लस 6 प्लस 2 कितना हुआ? 21 और 23, 23,000 माइनस कर देंगे हम लोग, तो 30,000 रुपये का हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। इस प्रॉफिट को हमें बांटना है ए और बी में, वो भी कौन सी रेशो में? 3:2, जो हमें ऑलरेडी गिवन थी। कितना आएगा? 18,000 और 12,000। यहां तक सबको समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? पक्की बात है? क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है, और देखेंगे उसके कुछ क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।